तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे पास्कल के नियम के बारे में। पास्कल के नियम को कैसे सिद्ध किया जाए। सबसे पहले पास्कल के बारे में जान लेते हैं। पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने द्रव संबंधित एक नियम दिया, तरल संबंधित एक नियम दिया, जिसे हम पास्कल के नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम क्या था देखते हैं। जब गुरुत्व नगण्य हो तब पात्र में रखे अर्थात बर्तन में रखे तरल के किसी एक बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाए तो यह परिवर्तन द्रव के सभी बिंदुओं पर तथा पात्र की दीवार पर समान रूप से संचारित होता है बिना किसी हानि के। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब हम गुरुत्व को नगण्य मान लें अर्थात गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लें तो किसी पात्र में किसी बर्तन में रखे द्रव का उस बर्तन के दीवारों पर या किसी बिंदु पर दाब में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो वो परिवर्तन द्रव के हर कण में, हर पॉइंट पर हो जाता है। आइए इसे आसान शब्दों में हम समझते हैं कि कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान बल, समान दाब डालती है। ओके, आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक पात्र है जिसमें द्रव रखा हुआ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर जो द्रव का दाब है वो समान रूप से काम करेगा, हर जगह समान होगा। सभी जो फोर्स काम कर रहे होंगे, सभी दाब जो काम कर रहे होंगे वो सब समान रूप से इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होंगे और इस बर्तन पर भी ये समान रूप से कार्य कर रहे होंगे। इस बर्तन की दीवारों पर भी ये समान रूप से कार्य कर रहे होंगे। कब? जब हम गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लें। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को माना जाए तो इस द्रव के भार के कारण गहराई में इसके दबाव में कमी महसूस होने लगती है। ओके, आइए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में एक द्रव को लेते हैं और द्रव में एक बिंदु को मानते हैं। एक बिंदु को प्रिज्म की भांति मान लेते हैं। ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म का सरफेस जो कि आयताकार होगा, इस पर लगने वाले दाब को हम कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो प्रिज्म है ये समकोण प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है और ये रहा प्रिज्म और इस पर लगने वाले दाब, तीनों तरफ से दाब लगेंगे, तीनों सरफेस पे। यहाँ से ए बी साइड से लगने वाला जो दाब है, इस आयताकार पट्टी ABDF पर जो दाब लग रहा है वो P1 है। और दाब क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पर F1 बल कार्य कर रहा है। उसी तरह से हम लोग BCEF पट्टी पर P2 दाब कार्य कर रहा है। किसके कारण? F2 के कारण। उसी प्रकार इस पट्टी पर P3 दाब कार्य कर रहा है। ओके, हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम इस मोटाई को A से D तक की दूरी को यदि हम T मानते हैं तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? इस पूरे का क्षेत्रफल, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ये आयताकार पट्टी है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब इस पर कार्य करने वाला दाब क्या हो जाएगा? हम देखते हैं 1 बाय 1 सभी दाब को। पहले इस पट्टी पर देखते हैं ABFD पर जो दाब कार्य कर रहा होगा वो P1 है। P1 बराबर क्या हो जाएगा? F1 इंटू इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? AB लंबाई है और T क्या है? इसकी चौड़ाई है। उसी तरह हम लिख सकते हैं F1 बराबर P इंटू AB इंटू T। हमने क्या किया है? इस जो बटे AB इंटू T है इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे पट्टी पर देखते हैं। इस पट्टी पर BCEF पर दाब P2 है। लगने वाला बल कितना है? F2 है और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? BC, ये लंबाई हो जाएगा और जितनी चौड़ाई यहाँ पर है T उतनी चौड़ाई इस पर भी होगा। और इस तरह से हम F2 बराबर लिख सकते हैं P2 इंटू BC इंटू T। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि इस सतह ACDE पर कितना दाब कार्य करेगा। इस सतह पर ACDE पर कार्य करने वाला जो दाब है इसे अगर हम P3 मानते हैं और ये बल F3 है तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। ये बल हो गया F3 और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? AC इंटू इसकी चौड़ाई T। और हम इससे भी लिख सकते हैं F3 बराबर P3 इंटू AC इंटू T। ओके, और इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर वही प्रिज्म है, इस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं ये F3 था। अब हम क्या करेंगे? इस F3 को दो कंपोनेंट में बांट देंगे। एक
ये ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ओके, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इस सतह इस भुजा, इस प्रिज्म के भुजा BC से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पर एंगल BCA क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और जो बचा हुआ ऊपर का एंगल है इसे हम, ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ओके, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है और ये थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इन्हीं दोनों का योग 180 हो जाएगा, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये यदि थीटा है तो यहाँ पे जो फोर्स कार्य कर रहा है, जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, F3 का ऊर्ध्वाधर घटक है, ये होगा F3 साइन थीटा, और इसका क्षैतिज घटक F3 कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं कि जो इधर से फोर्स कार्य कर रहा था F1 और इधर से कार्य कर रहा था F2, F1 किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये साम्यावस्था में है तो F1 बराबर होना चाहिए, ये साम्यावस्था में है तो F1 बराबर होना चाहिए F3 साइन थीटा के, और F2 बराबर होना चाहिए F3 कॉस थीटा के। अगर ये साम्यावस्था में है, हमने क्या बात किया कि द्रव रुकी हुई अवस्था में है, विरामावस्था में है, मतलब वो साम्यावस्था में है, उस पर किसी प्रकार का बल कार्य नहीं कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं हो रही है, मतलब वो साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, F1 F3 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, F1 F3 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और F2 F3 कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम बारी बारी से इनकी वैल्यू को इन इक्वेशन से उठा के रखेंगे। सबसे पहले F1 की वैल्यू रखेंगे, F1 की वैल्यू हो जाएगी P इंटू AB इंटू T, और इसी तरह से F3 की वैल्यू हो जाएगी P3 इंटू AC इंटू T, और ये साइन थीटा। अब हम इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। हम साइन थीटा को अगर इस ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, मतलब AB बटा AC हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये AC बटे में है और AC यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये इस AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस AC से ये AC कैंसिल आउट हो जाता है, AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से दोनों साइड में T है और दोनों साइड में मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो T से T भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा हुआ AB से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास केवल P1 और P3 बचेगा, P1 एक साइड P3 एक साइड, तो हम लिख सकते हैं P1 बराबर P3। ओके, इसी तरह से हम इस वाले फोर्स को बराबर करके देखेंगे, F2 और F3 कॉस थीटा को, दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, और हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी, F2 की वैल्यू पीछे वाले स्लाइड से, F2 की वैल्यू है, F2 बराबर है P2 BC इंटू T। यहाँ पर हम F2 की वैल्यू रख दी है P2 BC इंटू T, और F3 की वैल्यू, ये वाला F3 की वैल्यू है P3 इंटू AC इंटू T इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल ABC जो दिख रहा है, कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं आधार बटे कण। ये आधार है, BC आधार है और ये कण है, तो हम लिख सकते हैं आधार बटे कण मतलब BC बटे AC। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये AC क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये AC यहाँ बटे में है। इस AC से ये AC खत्म हो जाएगा, और T दोनों साइड में T मल्टीप्लाई में है, दोनों साइड से T को कैंसिल आउट कर देंगे, और BC दोनों साइड में BC मल्टीप्लाई में है, दोनों साइड से BC को कैंसिल आउट कर देंगे, और बचेगा P2 बराबर P3, बच जाएगा P2 बराबर P3। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि P1 बराबर P3 है, P2 बराबर P3 है, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि P1 बराबर P2 बराबर P3, और यही हमें सिद्ध करना था। और इस तरह से सिद्ध हो गया कि द्रव के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं से समान बल कार्य करता है। ओके, यहाँ पर हम पास्कल के नियम का उपयोग भी देखेंगे। पास्कल के नियम का उपयोग करके हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ पर दाब हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर जितना दाब बढ़ाएंगे उतना दाब यहाँ पर भी बढ़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो यहाँ पर फोर्स कम जनरेट करने पर यहाँ पर फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा।
और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।